जय हिंद दोस्तों, टेक कंप्यूटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कंप्लीटली सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम कंप्लीटली ओ लेवल के सारे ओल्ड पेपर को सॉल्यूशन करा रहे हैं और कंप्लीटली हम आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्लासेस दे रहे हैं, जिससे कि आप इजिली तौर पर घर पर ही बैठकर ओ लेवल को कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों एक्चुअली जैसा कि आपको पता है कि M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5, तो ऑलरेडी M1R5 यानी IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के सारे पेपर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम जो चलेंगे वो चलेंगे M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग की ओर चलेंगे। तो वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग की ओर जनवरी 2021 के पेपर को सोल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। दोस्तों यदि आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देता है, बेस्ट पोर्टल आपको मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं जनवरी 2021 यानी जनवरी 2021 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ के आरंभ को चिन्हित करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? इसका मतलब यह है कि दिस टैग इज यूज्ड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ। जब भी आप HTML के अंदर पैराग्राफ की बात करते हैं तो पैराग्राफ को जब भी आप कोई चीज लिखते हैं पैराग्राफ के रूप में तो P टैग का यूज करते हैं, BR टैग का यूज किया जाता है लाइन को ब्रेक करने के लिए, और हेलो कोई टैग अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लें TR जो होता है टेबल की रो के लिए होता है, तो पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ के लिए P टैग का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें कि व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग, यानी सबसे बड़ी हेडिंग के लिए कौन सा टैग का उपयोग करा जाता है? तो H1 जो है लार्जेस्ट हेडिंग के लिए यूज किया जाता है, और सबसे स्मॉलेस्ट की अगर बात आती तो H6 का यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कैंडिडेट वो H1 होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें कैंडिडेट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंटेनर है? तो देखिए कंटेनर कौन सा टैग है? तो कंटेनर जो है वो सेलेक्ट टैग भी है और देन आपका बॉडी टैग भी है। दोनों क्या है कि सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग आता है और बॉडी के अंदर सारे के सारे टैग आते हैं। P आता है, मार्क्यू आता है, H1 आता है, S2 आता है, S6 आता है। तो ये सारे के सारे टैग क्या है? कंटेनर टैग है, सेलेक्ट और बॉडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बोथ A एंड B होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें कैंडिडेट, वह विशेषता जो वर्तमान दस्तावेज और href URL के बीच में संबंध परिभाषित करती है। तो देखिए एक ऐसा एट्रीब्यूट अवेलेबल है जो रिलेशनशिप डिफाइन करता है किसके बीच में? करंट डॉक्यूमेंट के और href URL के बीच में। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसको बोलते हैं REL, यानी जो है रिलेशनशिप के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें कैंडिडेट, करेक्टर कोडिंग। तो करेक्टर कोडिंग क्या है? देखिए करेक्टर कोडिंग होती है कि ए सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है? सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ए कोड विच पेयर ईच करेक्टर विद पैटर्न सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर और इलेक्ट्रिकल पल्स इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द डेटा। तो देखिए ये क्या है? इनकोडिंग है। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें नंबर्स भी होते हैं, पैटर्न भी होता है, सीक्वेंस भी होता है, नेचुरल नंबर, इलेक्ट्रिकल पल्स को एक पर्टिकुलर डेटा में ट्रांसफर करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको बोलते हैं करेक्टर इनकोडिंग। जैसे कौन कौन सी इनकोडिंग अवेलेबल है कंप्यूटर के अंदर? UTF-8 है, UTF-16 है, ASCII कोडिंग अवेलेबल है। तो ये सारी इनकोडिंग्स का यूज कहां पर किया जाता है? कंप्यूटर में कोडिंग्स के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो DT टैग को हमारे वेब पेज की एकल पंक्ति को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन DT टैग को स्वीकार करेगा। तो देखिए जब भी DT टैग का यूज होता है, DT टैग का यूज किया जाता है डिजाइन टू फिट ए सिंगल लाइन, यानी एक लाइन में आपको कंप्लीटली चीज को जो है मेंशन करना है। बट DT टैग का जो यूज होता है कैंडिडेट वो होता है फुल पैराग्राफ के लिए। जब भी आपको फुल पैराग्राफ को लिखना होता है तो ये क्या होता है? DT टैग के थ्रू आप कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर कराए जा चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में उसकी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप कंप्लीटली सॉल्यूशन देख पाएंगे और बहुत पॉपुलर यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द HTML, यानी HTML का पूरा नाम पूछा गया है। तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें कैंडिडेट, एक नई लिस्ट आइटम बनाने तथा एक हाइपर लिंक को शामिल करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला टैग है। तो देखिए जब भी आपको एक न्यू लिस्ट बनानी होती है और एक न्यू हाइपर लिंक उसमें ऐड करना होता है तो उसके लिए जो है आपको ऑर्डर जो लिस्ट बनानी होती है उसके लिए li टैग का यूज करते हैं। ठीक है, li का यूज किया जाता है, यानी किस लिए? जब भी आपको एक न्यू लिस्ट बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें कैंडिडेट, बेस URL को स्थापित करने के लिए एक बेहतर अप्रोच है। तो बेस URL को जो स्थापित करने के लिए दोनों बेस्ट अप्रोच है, एक तो बेस है और एक हेड है, यानी बोथ ए एंड बी करेक्ट है। यानी क्या होता है कि जब भी आपको बेस URL को इन्वर्ट करना होता है अपने वेब पेज में तो आपके लिए बेस्ट जो अप्रोच मानी गई है यानी बेस्ट अप्रोचेज है वो हेड है और बेस है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें कैंडिडेट, ग्राफिक का कोई भाग जो दूसरे हॉट जोन में शामिल नहीं किया गया है का भाग है। तो देखिए जब भी किसी भी ग्राफिक से मान लीजिए कोई इमेजेस है उसको दूसरे हॉट जोन में शामिल नहीं करना है आपको, तो दूसरे हॉट जोन में जब आप शामिल नहीं करेंगे तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट पार्ट। डिफॉल्ट पार्ट क्या होता है कि दूसरे इमेजेस में उसको
शामिल नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिफॉल्ट। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें कैंडिडेट, सीएसएस का पूरा नाम पूछा गया है, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका पूरा नाम होता है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स इसका कंप्लीटली नेम होता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि सीएसएस की फुल फॉर्म मल्टीपल टाइम्स एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो सीएसएस का प्रयोग किसी भी प्रकार के एक्सएमएल दस्तावेज के साथ किया जा सकता है। तो क्या सीएसएस का जो यूज है वो किसी भी एक्सएमएल दस्तावेज के साथ कर सकते हैं? तो बिल्कुल करेक्ट है। सीएसएस का मेन ही ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट्स के साथ में इसको इन्बिल्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें कैंडिडेट, एक सीएसएस रूल सेट में एक सिलेक्टर और एक डीसिलेक्टर ब्लॉक होता है, ठीक है। तो अगर सीएसएस का अगर हम एक सेट कंटेन्स का देखें तो उसमें एक सिलेक्टर और डीसिलेक्टर दोनों ब्लॉक अवेलेबल है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, सीएसएस एलिमेंट सिलेक्टर, सीएसएस में सिलेक्टर का प्रकार है। तो देखिए सीएसएस एलिमेंट सिलेक्टर किसका प्रकार है? तो क्या सीएसएस का प्रकार है वो सीएसएस एलिमेंट सिलेक्टर? बिल्कुल सही है। एलिमेंट सिलेक्टर होता है, आईडी सिलेक्टर होता है, क्लास सिलेक्टर होता है। तो ये सारे क्या है? सीएसएस के सिलेक्टर के टाइप हैं। तो यहाँ पर ये भी क्या है? इसका टाइप है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें कैंडिडेट, यूनिवर्सल सिलेक्टर को वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के रूप में कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए जब भी यूनिवर्सल सिलेक्टर को वाइल्ड कार्ड जो कैरेक्टर होता है उसके साथ में कभी यूज नहीं करते, ऐसा बिल्कुल गलत है। उसके साथ में ही यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कौन सा होता है? जो एस्ट्रिक वाला सिंबल होता है ना, जिसको मल्टीप्लाई सिंबल्स आप बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें कैंडिडेट, तो ग्रुपिंग सिलेक्टर का प्रयोग विन विन स्टाइल परिभाषाओं के साथ सभी तत्वों का चयन करने के लिए किया जाता है। तो जो ग्रुपिंग सिलेक्टर है उसका यूज सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है डिफरेंट टाइप के स्टाइल डेफिनेशंस को। तो बिल्कुल ये आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि ग्रुपिंग सिलेक्टर का मतलब यही होता है कि वहां पर क्या करते हैं, डिफरेंट साइज को स्टाइल को ना कर सेम के लिए यहाँ पर ग्रुपिंग की जाती है। तो ये डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें कैंडिडेट, आईडी सिलेक्टर एक विशिष्ट एलिमेंट का चयन करने के लिए एक एचटीएमएल एलिमेंट की आईडी विशेषताओं को चयन करता है। तो जो आईडी सिलेक्टर है वो सिलेक्ट करता है आईडी एट्रीब्यूट को, एचटीएमएल के एलिमेंट को, सिलेक्ट किसी स्पेसिफाई एलिमेंट को। तो बिल्कुल सही बात है कि जब भी हमें किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता है तो हम आईडी एलिमेंट का यूज करते हैं, उसको एक आईडी देते हैं और आईडी एलिमेंट के थ्रू उसको सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करें, इनलाइन सीएसएस का प्रयोग अनेक लाइनों या एलिमेंट पर सीएसएस लागू करने के लिए किया जाता है। तो देखिए जब भी क्या होता है कि आपको इनलाइन सीएसएस का मेनली जो यूज होता है वो अनेक लाइनों और एलिमेंटों पर सीएसएस को लागू करने में करते हैं। तो बिल्कुल गलत है, अनेक लाइन पे नहीं करते, केवल एक ही लाइन पर करते हैं। तो ये फॉल्स हो गया। इनलाइन सीएसएस का मतलब है किसी पर्टिकुलर एक लाइन के लिए, और यहाँ पर बोला गया डिफरेंट लाइन के लिए, मल्टीपल लाइंस के लिए। तो ऐसा पॉसिबल इसके अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, एक से अधिक दस्तावेजों के लिए मल्टीपल स्टाइल शामिल करने के लिए आंतरिक स्टाइल सीट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एक से अधिक दस्तावेज के लिए मल्टीपल स्टाइल शामिल करने के लिए आंतरिक स्टाइल सीट का उपयोग जो है नहीं किया जाता है। ये फॉल्स होगा, क्योंकि जब भी आपको इंटरनल स्टाइल सीट लगानी है तो वहां पर मल्टीपल जो है स्टाइल्स का यूज नहीं करा जाता है एक से अधिक डॉक्यूमेंट के लिए। तो ये फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करें, भारी स्टाइल सीट केवल एक फाइल को बदलकर संपूर्ण वेबसाइट के रूप में को बदलने में सहायता करती है। द एक्सटर्नल स्टाइल सीट फैसिलिटेट वन टू चेंज द लुक ऑफ एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। तो देखिए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल वेबसाइट, जब भी आप एक्सटर्नल स्टाइल सीट का यूज करते हैं तो अगर आपने एक्सटर्नल स्टाइल सीट उसके अंदर इनबिल्ट की है तो आप एक्सटर्नली जब कोड को चेंज करेंगे तो कंप्लीटली वेबसाइट पर उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। H1 और H6 का सही मिलान करना है। तो देखिए H1 और H6 का सही मिलान क्या होगा? H1 और H6 क्या है? ये हेडिंग्स के टाइप है। H1 लार्जेस्ट हेडिंग होती है और H6 स्मॉलेस्ट हेडिंग्स होती है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल का सही मिलान करें। तो देखिए जब भी आपको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड करना होता है तो .js एक्सटेंशन से उस फाइल को सेव करते हैं और उसको अपने हेड सेक्शन में या बॉडी सेक्शन में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसके लिए .js इसका करेक्ट आंसर होगा। HTTP का सही मिलान करना है। HTTP का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको दिया गया है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दिस इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द HTTP, यानी HTTP का करेक्ट ये मैच है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें कैंडिडेट, CSS का सही मिलान अगर आपको करना है तो CSS का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो यहाँ पर कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पर CSS का कंप्लीटली सही मिलान यहाँ पर आपको पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, द करेक्ट मैच फॉर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। तो देखिए जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के लिए करेक्ट मैच करना है। तो वेरिएबल एक ही में आ रहा है, यानी लोकल और ग्लोबल दोनों तरीके के वेरिएबल्स को ये सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा लोकल एंड ग्लोबल। क्वेश्चन नंबर अगर हम 26 की बात करें कैंडिडेट, तो जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल का सही मिलान करना है।
जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल्स की अगर हम सही अगर मैचिंग करने की बात करें तो देखिए जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल और लोकल वेरिएबल दोनों तरीके के वेरिएबल को सपोर्ट करता है, लोकल एंड ग्लोबल। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 27 की बात करें कैंडिडेट XML का सही मिलान करना है तो XML की फुल फॉर्म यहाँ पे दी गई है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसकी कंप्लीटली फुल फॉर्म होती है और ये XML का करेक्ट मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें द करेक्ट मैच फॉर जावास्क्रिप्ट इज, तो देखिए जावास्क्रिप्ट का करेक्ट मैच करना है तो करेक्ट मैच अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें कैंडिडेट तो देखिए यहाँ पर क्या है कि करेक्ट मैच एक होगा अब यहाँ पर डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, यानी ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, यानी रन टाइम पर डायनेमिकली टाइप पर ये चीजों को चेंज करती है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट मैचिंग जो हुई थी वो JS एक्सटेंशन से हुई थी, बट यहाँ पर जो मैचिंग होगी वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज से इसका मैचिंग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट का सही मिलान करें तो जावास्क्रिप्ट का अगर स्विच स्टेटमेंट की हम बात करें तो देखिए मल्टीपल एक्सप्रेशन से एक कोड को निष्पादित करना ही स्विच स्टेटमेंट जो वैल्यू होती है, जो करेक्ट होता है कि जो स्विच स्टेटमेंट होता है वो क्या करता है एग्जीक्यूट वन कोड फ्रॉम मल्टीपल एक्सप्रेशन। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा जावास्क्रिप्ट में स्विच स्टेटमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 30 की बात करें कैंडिडेट द टैग क्रिएट्स ए नंबर ऑर्डर लिस्ट, तो देखिए कौन सा टैग एक नंबर और ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करता है तो ये होता है OL यानी ऑर्डर लिस्ट इसका फुल फॉर्म होता है और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं एक नंबर या फिर एक ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 31 की बात करें तो यहाँ पर टैग दिया गया है TR TD और TH, ये किसके मुख्य कंटेनर है, इसका मतलब है कि ये किसके लिए यूज किए जाते हैं तो ये यूज किया जाता है कैंडिडेट टेबल के लिए TR TD और TH का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो टैक्स एरिया टैग के अंदर टैक्स के रूप में कार्य करता है, तो टैक्स एरिया टैग के अंदर टैक्स के रूप में क्या कार्य करता है तो वो टैक्स एरिया ही कार्य करता है, यानी वो टैक्स का एरिया बन के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें कैंडिडेट तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि बेस टैग केवल के बीच दिखाई देने के लिए तैयार किया गया है, तो जो बेस टैग है वो किस तैयार किया गया है, किसके बीच में डिफाइन किया जाता है बेस टैग को, तो यहाँ पर जो बेस टैग का जो यूज होता है वो होता है हेड सेक्शन में, यानी हेड सेक्शन में इसका यूज किया जाता है बेस टैग का। क्वेश्चन नंबर अगर हम 34 की बात करें HTML में शीर्षक लिखने के लिए हमारे पास हेडिंग टैग है, तो देखिए जब भी आपको HTML में हेडिंग टैग है तो सारे के सारे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसी वीडियो में H1 H2 H3 H4 H5 एंड S6 जो है ये हमारे हेडिंग के टैग है, तो हेडिंग के टैग में इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 35 की बात करें कैंडिडेट तो देखिए ये क्वेश्चन अभी फिर से आया था, पार्ट ऑफ द डायग्राम दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अदर हॉट जोन्स इज कंसीडर्ड एज, देखिए कोई भी एक ऐसा पार्ट जो दूसरे हॉट जोन में इंक्लूड नहीं होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट के नाम से उसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें टैग जो आपको विवरण के अंदर अन्य HTML टैग को रखने की अनुमति देता है, तो देखिए यानी एक कौन सा टैग है जिसके अंदर आपको जो है अन्य टैग को रखने की फैसिलिटी देता है, तो उस टैग का क्या नाम होता है, तो उस टैग का नाम होता है DD टैग, यानी डेटा डेफिनेशन टैग। डेटा डेफिनेशन टैग क्या करता है, अन्य टैगों को उसका विवरण रखने की यानी एक उसका डिस्क्रिप्शन रखने की फैसिलिटी DD टैग देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 37 की बात करें कैंडिडेट तो वर्ड डॉक्यूमेंट नोड लिस्ट एलिमेंट नोड ATCR, तो देखिए ये क्या है, शब्द नोड डॉक्यूमेंट के नोड, नोड लिस्ट, नोड एलिमेंट, तो ये क्या चीज है, तो ये चीज है आपके नोट्स, ये नोट्स के टाइप है, यानी नोट्स के टाइप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें कैंडिडेट तो यहाँ पर पूछा गया है कि देयर आर टूल्स फॉर क्रिएटिंग टेम्पलेट फॉर DTD के लिए कौन सा टूल्स का यूज किया जाता है, अगर हमको टेम्पलेट बनाना है तो DTD ही टूल्स का यूज किया जाता है जब भी हमको DTD टेम्पलेट के लिए क्रिएट करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 39 की बात करें कैंडिडेट तो यहाँ पर पूछा गया है MIME इज सेव्ड विद ए टेक्स्ट फाइल, तो देखिए जब भी MIME टेक्स्ट फाइल के साथ सेव की जाती है तो किसके साथ सेव की जाती है, कौन सा टेक्स्ट होता है वो, तो उसके लिए क्या आती है टेक्स्ट प्लेन, यानी प्लेन टेक्स्ट के साथ में इस फाइल को सेव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 की बात करें तो CSS का पूरा नाम, ये मल्टीपल टाइम्स इसी पेपर में पूछा गया था, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स इसका पूरा नाम होता है, तो यहाँ पर A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 41 की बात करें कैंडिडेट व्हाट इज द यूज फॉर CSS, यानी CSS का क्या यूज है, CSS किस लिए यूज की जाती है, तो देखिए CSS का यूज किया जाता है वेबसाइट का लेआउट और स्टाइलिंग करने के लिए, ये मुख्य है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, HTML का यूज करते हैं, वेबसाइट की सामग्री बनाने के लिए नॉर्मली कंटेंट का यूज करते हैं, सुरक्षा के लिए हम कुछ जो है क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं, बट डिजाइन करने के लिए लेआउट और स्टाइलिंग के लिए वेबसाइट पर हम CSS का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 42 की बात करें कैंडिडेट CSS
CSS के क्या लाभ है? तो CSS के क्या लाभ है? तो CSS के जो लाभ है, जो मुख्य लाभ होता है CSS का, वो होता है कि वेबसाइट को अधिक सुंदर बनाना। बिल्कुल करेक्ट बात है कि वेबसाइट अच्छी अट्रैक्टिव बनती है और वेबसाइट को अधिक तेज लोड करता है। बिल्कुल, क्योंकि स्पीड काफी अच्छी होती है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट नहीं होंगे, ये वाला नहीं है, तेज लोड के लिए नहीं होता है, क्योंकि तेज लोड के लिए जो है और जावास्क्रिप्ट या अल्टरनेटिव चीज डाल जाती है तो वेबसाइट को अधिक सुंदर बनाता है, ठीक है, और वेबसाइट को अधिक आसानी से एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 43 की बात करें कैंडिडेट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CSS सेलेक्टर? तो CSS सेलेक्टर का क्या कार्य है? तो CSS सेलेक्टर का जो कार्य है वो क्या है? तो वो है आपका HTML एलिमेंट को स्टाइल प्रोवाइड करना, यानी स्टाइलिंग जो देने का काम करता है वो CSS सेलेक्टर के थ्रू हम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये। 44 की अगर हम बात करें कैंडिडेट की, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा CSS सेलेक्टर का प्रकार नहीं है? तो देखिए कौन सा CSS सेलेक्टर का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर CSS सेलेक्टर का प्रकार है एलिमेंट सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर होता है, ID सेलेक्टर होता है, और फंक्शन सेलेक्टर जो है CSS सेलेक्टर का टाइप नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 45 की बात करें कैंडिडेट, यूनिवर्सल सेलेक्टर का क्या उपयोग है? तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज क्या है? सभी HTML तत्वों को एक साथ स्टाइलिंग करना। जब भी आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर की जरूरत होगी, मान लीजिए सबको आपको एक कलर प्रोवाइड करना है, तो आप यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करेंगे, ऑल के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 46 की बात करें कैंडिडेट, HTML पेज टैग का क्या उपयोग है? तो देखिए HTML फेज टैग का जो उपयोग है वो है आपका टेक्स्ट को विशेष तरीके से प्रस्तुत करना, यानी फेज टैग्स क्या करता है कि फ्रेज टैग क्या करता है, टेक्स्ट को विशेष तरीके से प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 47 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा HTML फ्रेज टैग नहीं है? तो HTML फ्रेज टैग कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो स्पैन एक HTML फ्रेज टैग नहीं है, ये किसी भी टैग के साथ यूज कर लेते हैं, इसमें स्टाइलिंग नहीं होती, इसका कुछ नहीं होता है, इसमें आप स्टाइलिंग डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसकी कोई क्वालिटी अपनी नहीं होती, इसलिए ये क्या है, फ्रेज टैग नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 48 की बात करें कैंडिडेट, तो अगर आपको CSS में पृष्ठभूमि रंग सेट करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यानी विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड कलर इन CSS? जब भी आपको बैकग्राउंड कलर को सेट करना होता है CSS में, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, उसका आप यूज करेंगे और वहां पर कलर की वैल्यू दे देंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 49 की बात करें कैंडिडेट, तो विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू रिपीट द बैकग्राउंड इमेज इन CSS? जब भी आपको बैकग्राउंड के अंदर लगी हुई इमेज को रिपीट करना है तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है? तो यहाँ पर आपको करना पड़ता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ता है बैकग्राउंड कलर का उपयोग किया जाता है जब भी आपको रिपीट करने के लिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस को थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई इमेज है और उसको आपको रिपीट करना है, तो बैकग्राउंड कलर तो कलर के लिए होता है, बैकग्राउंड रिपीट नाम की जो प्रॉपर्टी होती है कैंडिडेट वो किस लिए यूज होती है? बैकग्राउंड में अगर आपको किसी इमेज को रिपीटेशन कराना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 50 की बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द पोजीशन ऑफ बैकग्राउंड इमेज इन CSS? यानी आपको पोजीशन सेट करनी है बैकग्राउंड में किसी इमेज की, तो आपको बैकग्राउंड पोजीशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड पोजीशन का जो ऑप्शन होता है यानी प्रॉपर्टीज होती है उसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 51 की बात करें, तो इनलाइन CSS का क्या उपयोग है? तो इनलाइन CSS का जो मुख्य उपयोग होता है वो होता है एक ही HTML एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए। इनलाइन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर लाइन को स्टाइल करना है, डिजाइन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम इनलाइन CSS का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पूछा गया कि इनलाइन CSS की क्या सीमा है? तो इनलाइन CSS की लिमिटेशंस बतानी है आपको। तो इनलाइन CSS की जो लिमिटेशंस है, यह केवल एक ही HTML स्टाइल को स्टाइल कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा यह केवल एक ही HTML एलिमेंट को स्टाइल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 53 की बात करें कैंडिडेट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि मार्क्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मार्क्यू टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? यानी टू क्रिएट ए स्क्रोलिंग एनिमेशन फॉर टेक्स्ट, यानी आपको स्क्रॉल करने के लिए एनिमेशन टेक्स्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 54 की बात करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि स्पैन टैग का क्या उपयोग है? तो देखिए स्पैन टैग का जो उपयोग होता है टेक्स्ट के एक खंड को स्टाइल करने के लिए, यानी किसी पर्टिकुलर सेक्शंस को अगर आपको स्टाइलिंग करना है तो आप टेक्स्ट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करें, डिप टैग का क्या यूज है? तो डिप टैग का यूज किया जाता है कंटेनर बनाने के लिए, सामग्री के लिए डिवीजन या कंटेनर बनाने के लिए। यहाँ पर पहले ही ऑप्शन दिया गया है। तो ये 55 क्वेश्चन जो है जनवरी 2021 के हमने कंप्लीट कर लिए। M2R5 की सीरीज है। अब हम सेव करते हैं और यहाँ पर सबमिट करते हैं अपना एग्जामिनेशन, और देखिए कंप्लीटली 54 हमारे करेक्ट आंसर है। अब देख लेते कौन सा एक ऑप्शन हमने मिस्टेक कर दिया है लगाते समय ऑप्शंस को। तो देखिए यहाँ पर उसको भी शो करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आपसे गलत हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है 47 आपसे मिस्टेक हो गया है, यानी हमसे 47 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो डिप करेक्ट होगा, क्योंकि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन HTML फ्रेज टैग। तो देखिए HTML फ्रेज टैग जो है वो मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर डिप इसका
करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए 55 के 55 हमारे करेक्ट हो गए हैं आंसर, और इस तरीके से आप कंप्लीटली प्रैक्टिस भी करिए जिससे कि आप इजीली तौर पर इसको पास कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।